हवेली में दुल्हन की खूबसूरती एक कौंती हुई बिजली की मानिंद झमाका बनकर गिरी। रात हुई, दूल्हा आया, लेकिन पलंग के बजाय सोफे पर सो गया। नरगिस घंटों इंतजार करती रही, लेकिन वह सेज तक नहीं आया और खुद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी अनजान मर्द के पास खुद चलकर जा सके। सुबह जल्दी ही नरगिस जाग गई, हड़बड़ाकर कपड़े समेटे और पलंग से नीचे उतर आई और सोफे के पास गई जहां उसका शौहर सो रहा था। शाहरुख का चेहरा देखते ही नरगिस गस खाकर वहीं गिर पड़ी। जब वह गिरी तब उसकी आवाज पर शाहरुख जाग गया। नरगिस की खूबसूरती के चर्चे आम होने लगे। गांव भर की औरतें नरगिस की मां से कहने लगी कि उसकी शादी की फिक्र करो जुबैदा, उम्र भले ही कम सही, लेकिन कुदरत ने इसको खूबसूरती ऐसी दी है कि बड़े बड़ों का ईमान डोल जाए। इस पर जुबैदा कहती, तुम लोग मेरी बेटी की फिक्र में मत मरा करो। मेरे पास दौलत भले ही नहीं है, लेकिन बेटी ऐसी मिली है कि राजे महाराजे तक आएंगे रिश्ता लेकर मेरे दरवाजे पर। एक दिन ऐसा हुआ भी। हवेली से बड़े नवाब के बड़े साहबजादे शाहरुख मिर्जा के लिए नरगिस का रिश्ता आ गया। जुबैदा की खुशी का ठिकाना न रहा। नरगिस के अब्बा अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मंगनी की रस्म भी जुबैदा ने खुद पूरी की और अगले साल बेटी के निकाह का दिन तय कर दिया। इस बीच बचपन का बिछड़ा जुबैदा का भांजा यानी नरगिस के मामा का बेटा खुर्रम पाकिस्तान से लौट आया। लोग कहते हैं कि वह बकरी चराते चराते सरहद पार कर गया था और फिर वहां से लौटकर नहीं आया। खुर्रम के साथ गांव भर में खुशियां भी लौट आईं, इसलिए कि बचपन में खुर्रम गांव भर का चहेता हुआ करता था। जुबैदा के भाई भाभी खुर्रम के साथ जुबैदा के घर मिलने आए और जुबैदा को उसका वादा याद दिलाया। जुबैदा की जबान से आवाज नहीं निकल रही थी। भाभी, वह मैंने तो नरगिस का रिश्ता हवेली में शाहरुख मिर्जा के साथ तय कर दिया है। मैं नहीं जानती थी कि खुर्रम कभी लौट भी आएगा। यह सुनकर जुबैदा के भाई भाभी के अलावा खुर्रम भी हैरान रह गया। बच्चों के बचपन में किए गए उनके माँ बाप के वादे को जुबैदा द्वारा तोड़े जाने का उन्हें बेहद अफसोस हो रहा था, लेकिन चूंकि गलती जुबैदा की नहीं बल्कि हालात की थी, इसलिए उन्हें खामोश रह जाना पड़ा। हालांकि खुर्रम के दिल में गांठ बैठ गई। उसने नरगिस को अपने दिल से कभी नहीं निकालने का फैसला कर लिया। वह दिल से मनाया करता कि किसी तरह नरगिस का रिश्ता हवेली से टूटकर उससे तय हो जाता। दोनों खानदान एक ही गांव में रहते थे, इसलिए नरगिस और खुर्रम का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। एक दिन मौका पाकर खुर्रम ने नरगिस को घेर लिया। देखो नरगिस, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा निकाह हवेली में तय हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल में बसा चुका हूँ, इसलिए वहाँ से निकाल नहीं सकता। नरगिस पाक दामन लड़की थी। अकेले में खुर्रम की बातें सुनकर वह पसीना पसीना हो गई। उसके लब खुले, तुम तो पाकिस्तान चले गए थे, फिर मैं कब दिल में बस गई। मैं तुम्हें भुला ही कब था। बचपन में जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब मैं होशमंद था और तुम नादान। उस वक्त मैं 8 साल का और तुम 5 साल की थी। नरगिस बोली, अच्छा तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? खुर्रम ने कहा, तुम चाहो तो अब भी लौट सकती हो। नरगिस ने कहा, बेवा माँ के अरमानों को तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उन्होंने माँ की ममता के साथ बाप जैसी परवरिश भी दी है। पुराने लोग अपनी जबान पर मरते हैं। अम्मी हवेली वालों को जबान दे चुकी हैं। फूफू तो मेरी अम्मी को भी जबान दे चुकी थी। खुर्रम बोला, लेकिन तब तुम गायब थे और गायब इंसान के भरोसे कोई अपनी बेटी को घर बिठाकर नहीं रख सकता। नरगिस बोली, बहरहाल बात आई गई हो गई। फिर तय वक्त पर नरगिस की बारात आई और अगली सुबह वह रुखसत भी हो गई। हवेली में दुल्हन की खूबसूरती एक कौंती हुई बिजली की मानिंद झमाका बनकर गिरी। रात हुई, दूल्हा आया, लेकिन पलंग के बजाय सोफे पर सो गया। नरगिस घंटों इंतजार करती रही,
लेकिन वह सेज तक नहीं आया और खुद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी अनजान मर्द के पास खुद चलकर जा सके। सुबह जल्दी ही नरगिस जाग गई, हड़बड़ाकर कपड़े समेटे और पलंग से नीचे उतर आई और सोफे के पास गई जहां उसका शौहर सो रहा था। शाहरुख का चेहरा देखते ही नरगिस गस खाकर वहीं गिर पड़ी। जब वह गिरी तब उसकी आवाज पर शाहरुख जाग गया। अपनी दुल्हन को ऐसे देखकर वह समझ गया कि उसकी बदसूरती ने नरगिस को बेहोश कर दिया है। फिर शाहरुख बाहर जाकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। अम्मी, मैं न कहता था कि मेरी शादी किसी खूबसूरत लड़की से मत करना। देखो, मुझे देखते ही दुल्हन गस खाकर गिर पड़ी है। माँ दौड़ी दौड़ी दुल्हन के कमरे में गई। पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया गया। फिर दुल्हन के सामने अपनी दामन फैलाते हुए अम्मी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी असल गुनहगार हूँ। शाहरुख अपनी सूरत को लेकर बचपन से ही परेशान रहा है। मैंने ही उससे बार बार चांद सी दुल्हन लाने का वादा किया था। बेटी, अब तुम इस हवेली की बड़ी बहू हो। मेरे इन आंसुओं का वास्ता तुम मेरे शाहरुख को अपना लो, नहीं तो वह जीते जी मर जाएगा। बहरहाल नरगिस को हालात से समझौता करना पड़ा, जैसा अक्सर लड़कियों को करना पड़ता है। फिर शाहरुख के खुरदरे जीवन में बहार आ गई। शाहरुख की खुशी देखकर उसकी माँ ऐसा फूली नहीं समाती। वह हवेली की औरतों में अपनी बहू की खूबसूरती के चर्चे बढ़ा चढ़ाकर करती। देखते देखते 1 साल फिर 2 साल बीत गए, लेकिन नरगिस माँ नहीं बनी। उसकी सास आयशा को शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नरगिस अपने शौहर के साथ हम बिस्तर ही नहीं होती, पर उन दोनों ने अपने हम बिस्तर होने का उसे यकीन दिलाया। फिर वह अपने वारिस को लेकर फिक्रमंद रहने लगी। 3 साल बीत गए। फिर डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगने शुरू हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि नरगिस के अंदर कोई खराबी नहीं है, जो कमी है वह शाहरुख के अंदर ही है। शाहरुख हवेली में सबसे बड़ा लड़का था। उसके अंदर का खोट आयशा को अपना खोट महसूस होने लगा। उसकी बहू को मारे जाने वाले ताने उसके जिगर पर नस्तर बनकर चुभने लगे। फिर पोते पोतियों की चाहत में आयशा बीमार रहने लगी। एक दिन आयशा ने नरगिस से अकेले में कहा, दुल्हन, एक औरत के लिए उस सबसे बड़ा कलंक होता है उसका माँ नहीं बनना। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे में खोट है, लेकिन दुनिया तुम्हें ही हिकारत की नजर से देखेगी, बांझ कहेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मायके में कुछ दिनों तक रह लो। क्या पता वहीं कुदरत तुम्हारी गोद हरी कर दे और हमारे खानदान का चिराग रोशन हो जाए। नरगिस नादान और कम उम्र की थी। उसने हंसते हुए कहा, अम्मा, मैं वहाँ अकेली रहूंगी तो मेरी गोद हरी कैसे होगी? आयशा ने समझाया, यह हंसने का समय नहीं बल्कि सोचने का समय है। एक औरत दूसरी औरत का और एक माँ दूसरी माँ का दर्द समझती है। तुम वहाँ जाकर सोचना कि इस हवेली का चिराग कैसे रोशन होगा। औरत अपने अंदर बड़े से बड़ा तूफान भी जज्ब कर लेती है। यह बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। नरगिस अपने घर चली आई। आते ही माँ ने औलाद की खुशखबरी जाननी चाहिए, लेकिन उसे नाउम्मीदी हाथ लगी। फिर नरगिस ने अपनी सास की कही बातों को माँ से कहा। जुबैदा सब समझ गई। जुबैदा ने बेटी को समझाया, बीज गलत रहने से जमीन बंजर रह जाती है और सारा कसूर जमीन के माथे मढ़ दिया जाता है, इसलिए बीज बदला जाता है। जब जानदार और दमदार बीज धरती की कोख में पड़ता है तो धरती को फाड़कर बाहर निकल आता है। थोड़ा दर्द सहने के बाद जब धरती पर फसल लहलहाने लगती है तब धरती अपने सारे दर्द भूल जाती है। फिर जुबैदा को खुर्रम याद आया, जो अभी भी कुंवारा बैठा था। अपने खानदान का देखा भाला लड़का था। उसने उस तक खबर पहुंचा दी कि नरगिस आई हुई है। खुर्रम दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। दोनों को अकेला छोड़कर जुबैदा अपना इलाज कराने शहर चली गई। नरगिस और खुर्रम काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। उस दिन के बाद जब तक नरगिस माँ के घर रही, खुर्रम का आना जाना लगा रहा।
जब जब खुर्रम आता, जुबैदा कभी अपना इलाज कराने शहर चली जाती तो कभी बाजार चली जाती, ताकि तन्हाई में उम्मीदों के चिराग जल सके। 2 महीने बीत गए। नरगिस ज्यादा दिनों तक यहाँ रह भी नहीं सकती थी। एक दिन जुबैदा ने उसे टटोला। नरगिस ने जवाब दिया, अम्मा पागल हो गई हो क्या? बिना मर्द के बच्चा कैसे होगा? जुबैदा ने पूछा। खुर्रम मर्द नहीं है क्या न? नरगिस को पहली बार माँ और सास दोनों की बातें समझ में आई। वह फूट फूट कर रोने लगी। यह क्या कह रही हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? जुबैदा ने कहा, ऐसा करने के लिए मैं कह रही हूँ और तुम्हारी सास कह रही है। सारा गुनाह हमारे सिर होगा। मेरी बेटी को लोग बांझ कहें, यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नरगिस बोली, लेकिन मैं आप लोगों के लिए खुर्रम को कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकती। जुबैदा ने कहा, मर्द औरत के जिस्म का प्यासा होता है। मर्द खुद को गिराने की ताक में लगा रहता है। खुर्रम के लिए यह कुर्बानी नहीं बल्कि फक्र की बात होगी। नरगिस ने कहा, मेरे गुनाहों की सजा आपको या मेरी सास को नहीं मिल सकती। जुबैदा चिल्लाई, फिर तो जाओ हवेली और अपने गुनाहों की सजा जिंदगी भर भुगतती रहो। यह कहकर जुबैदा बाहर निकल आई गई और नरगिस किसी कमजोर दीवार की तरह वहीं ढह गई। अगली सुबह नरगिस ने हवेली का रुख किया। सास ने उम्मीदों के साथ उसका स्वागत किया। शाम होते ही आयशा ने उम्मीद से होने की बात पूछी, पर नरगिस ने इनकार कर दिया। आयशा ने कहा, तुम्हारी तरह तुम्हारी माँ भी बेवकूफ ठहरी। क्या उसने तुम्हें दुनियादारी नहीं सिखाई? नरगिस ने कहा, सिखाई थी, बल्कि आपसे ज्यादा बेहतर ढंग से सिखाई थी, लेकिन मैंने मोहरा बनने से साफ इनकार कर दिया। आयशा मुंह बनाकर रह गई। रात में नरगिस ने अपने शौहर को सारी बातों से आगाह किया। नरगिस की बातें सुनकर शाहरुख हैरान रह गया। उसने अपनी माँ और अपनी सास को बुरा भला कहना शुरू किया, लेकिन नरगिस ने उसे समझाया कि एक को अपने बेटे की कमी पर पर्दा डालना है तो दूसरी को अपनी बेटी की कमी पर पर्दा डालना है। दोनों अपनी अपनी औलाद की खातिर इस हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। दोनों माँ है और माँ अपनी औलाद की खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए ऐसे ही तैयार रहती है। लेकिन अफसोस कि दोनों ही गलत है। फिर नरगिस ने शाहरुख को एक प्लान समझाते हुए कहा कि शायद इस तरह हमारे लिए कोई राह निकल आए। सुबह होते ही शाहरुख ने अपनी माँ से कहा कि फला डॉक्टर का पता चला है जो बेऔलाद लोगों के लिए मसीहा साबित हो रहा है। आयशा ने उन्हें उस डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। वे दोनों डॉक्टर के पास गए। जब वापस लौटे तो औलाद की भूखी आयशा दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठी थी। आते ही फौरन सवाल किया, क्या कहा डॉक्टर ने? वे दोनों अपने प्लान के मुताबिक मुंह लटकाए अपने कमरे में चले गए। माँ का मन नहीं माना और वह भी पीछे पीछे उनके कमरे में गई। आखिर क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ तो बताओ। शाहरुख ने जवाब दिया, माँ डॉक्टर ऐसी तरकीब बता रहा है जो मुमकिन ही नहीं। आयशा ने परेशान होते हुए पूछा, कुछ मुझे भी तो पता चले कि क्या कहा डॉक्टर ने। शाहरुख ने कहा, आप नरगिस से ही पूछ लो। यह सुनकर आयशा बोली, क्या ड्रामा है? आखिर कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? बताओगे नहीं तो कैसे समझ में आएगी कि मुमकिन है या नहीं? तुम लोगों से ज्यादा दुनियादारी मैंने देख रखी है। कौन सा काम है जो मुमकिन नहीं? नरगिस ने आखिरकार बताया। डॉक्टर का कहना है कि शौहर बीवी दोनों को 1 साल कश्मीर घाटी में गुजारना पड़ेगा। वहाँ की बर्फीली आबो हवा और कुदरती खान पान में 1 साल गुजारने के बाद शाहरुख की अंदरूनी कमी दूर होने की पूरी उम्मीद है। और अगर कश्मीर घाटी में हमल ठहरता है तो बच्चा दूध का धूला पैदा होगा। आयशा ने तड़पते हुए कहा, सचमुच ऐसा कहा डॉक्टर ने? शाहरुख बोला, जी बिल्कुल। आयशा ने पूछा, तो फिर दिक्कत क्या है? शाहरुख बोला, 1 साल तक वहाँ रहना कैसे मुमकिन होगा?
वहाँ सर्दी भी जबरदस्त पड़ती है। आयशा ने कहा, जिस आबो हवा में इंसान रहने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी हो जाता है। तुम लोग बस जाने की तैयारी करो, मैं और कुछ नहीं जानती। यह कहते हुए आयशा उनके कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही दोनों शौहर बीवी खुशी से झूम उठे, इसलिए कि उनके प्लान का पहला हिस्सा आसानी से मुकम्मल हो चुका था। ठीक 8 महीने बाद उनके प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। अफजल एक गरीब कश्मीरी था। वह रोज ताजा फल शाहरुख के डेरे पर लाकर पहुंचा जाता था। अफजल की बीवी कुलसुम दुबली पतली बला की खूबसूरत कश्मीरी औरत थी। पूरे कश्मीर का हुस्न उसके बदन में समाया हुआ था। फजल की गैर मौजूदगी में कभी कभी कुलसुम भी फल पहुंचा जाया करती थी। एक दिन कुलसुम का निकला हुआ पेट देखकर नरगिस की उम्मीदों को पर लग गए। उसने पूछा, बहन कितने महीने हो गए? कुलसुम ने बताया, 8 महीने हो गए बीबी जी। नरगिस ने पूछा, पहले से आपके कितने बच्चे हैं? कुलसुम शर्माते हुए बोली, 10 बच्चे हैं जी। पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नरगिस ने अपनी पूरी कहानी कुलसुम को सुना दी। कहानी सुनाते सुनाते दोनों के दामन आंसुओं से भीग गए। कुलसुम ने घर जाकर अपने शौहर अफजल से पूरी बात सुनाई और कहा कि क्यों न हम अपनी आने वाली औलाद उसे दे दें, वह लेने की ख्वाहिशमंद है। कुलसुम की बातें सुनकर अफजल हैरान रह गया। उसने कहा, तुम कैसी माँ हो जो अपना बच्चा दूसरी औरत को देने के लिए तैयार हो गई? कुलसुम बोली, माँ होने का सुख एक औरत के मुकम्मल होने का सबूत है। मुझे माँ होने का भरपूर सुख मिला है। क्यों न जो इस सुख से महरूम है उसे अपनी तरफ से औलाद की दौलत देकर उसे भी मालामाल कर दिया जाए। अफजल अपनी बीवी की बातें सुनकर सोचने के लिए मजबूर हो गया और बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर अगले महीने ने कुलसुम को एक नहीं बल्कि जुड़वा बेटे हुए। उसने एक बेटा नरगिस को देकर उसकी गोद हरी कर दी। बदले में नरगिस ने अपने गले में पड़ा हीरे का हार कुलसुम को देना चाहा, लेकिन उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। फिर साल पूरा होते ही शाहरुख और नरगिस अपनी औलाद के साथ हवेली लौट आए। आयशा के तो पैर ही जमीन पर नहीं थे। शानदार दावत दी गई। नरगिस के मायके से भी लोग आए थे। मेहमानों की भीड़ से अलग शाहरुख और नरगिस एक दूसरे को एहसानमंद नजरों से देख रहे थे। उनकी चतुराई से हवेली को बारिश और नरगिस को औलाद मिली।